सब लोग कैसे हैं बच्चों? लास्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर का कौन सा पोर्शन अपन ने कंप्लीट किया था, जरा याद दिलाओ मुझे। सर, रदरफोर्ड मॉडल। ओके, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था, है ना। तो ये दो चीजें अपन ने कंप्लीट की थी और मुझे उम्मीद है वो पूरा एकदम समझ आ गया होगा सबको कि नहीं आया। क्या उस पर क्वेश्चन आता है रदरफोर्ड मॉडल पर, क्या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर क्वेश्चन आता है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, है ना। बहुत सिंपल है, वैसे हिस्टोरिकल है पर फिर भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो पैटर्न आ रहा है कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी से और एनसीईआरटी से ही आ रहा है, और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। समस्या ये लैंग्वेज जिनकी होती है, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आप अच्छे से स्टडी करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज अपना थोड़ा सा बोर मॉडल के पहले बोर मॉडल का जो बेसिस है प्लांक क्वांटम थ्योरी लिखिए। तो क्वांटम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द प्लांक। साइंटिस्ट का नाम है प्लांक। प्लांक कहता है, ध्यान से सुनना, प्लांक कहता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, कोई भी ये सोर्स है एनर्जी का, ये सोर्स है एनर्जी का, सन है, लाइट है, कोई भी है, ये सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। तो इससे यदि एनर्जी निकल रही है, इससे एनर्जी निकल रही है, तो वो जो एनर्जी निकल रही है वो फोटोन के टर्म में निकल रही है, फोटोन के टर्म में निकल रही है। तो हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन is directly proportional to the frequency of photon, frequency of photon। तो ये सिंपल लॉ उसने दिया था, E is proportional to न्यू फ्रीक्वेंसी। तो ये कोई भी फोटोन हो, इससे फोटोन एमिट हो रहे हैं, ये फोटोन निकल रहे हैं, इससे ये फोटोन निकलते जा रहे हैं, तो इन फोटोन की एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ये हमारा प्लांक कहते हैं, और प्लांक ने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, इक्वल आया एच न्यू, वेयर एच इज कॉल्ड प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट whose value is 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। तो ये प्लांक का इतना कांस्टेंट का वैल्यू था 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, एमकेएस यूनिट है। अगर आप इसमें 6.6 into 10 to the power minus 34 में 10 to the power 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह वैल्यू आपको मिल जाएगी 6.6 into 10 to the power minus 27 जूल की जगह आप अर्ग आ जाएगा, अर्ग सेकेंड। तो ये आपका सीजीएस यूनिट में जब कभी आपको जरूरत पड़े, तो क्योंकि आप कल देख चुके हो 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग्स होते हैं, तो ये आपको मालूम है। तो सिंपल, ये एनर्जी इस फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच न्यू। ये जो एच न्यू है ये एक प्रकार का पैकेट ऑफ एनर्जी जो क्वांटम है। क्वांटम का मतलब मैंने आपको बताया था फिक्स कोई वैल्यू, जैसे ये पेन 40 रुपए में आता है तो आप इसे 39.9999 पैसे में नहीं ले सकते, 40 रुपए मतलब 40। तो एक पैकेट, इस पैकेट की कीमत 40 रुपए है, मतलब है उसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये क्वांटम का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था, एक डेफिनेट, एक फिक्स्ड वैल्यू जो एसोसिएट होती है फोटोन से वह कहलाती है एच। ठीक है, तो ये लिख लें। अब ध्यान से सुनना,
सबने एक फार्मूला पढ़ा होगा, न्यू इक्वल टू सी लैम्डा, पढ़ा है कि नहीं? न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सबने ये फार्मूला पढ़ा होगा, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ये हम बहुत सिंपल फार्मूला है जो आप वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए यूज करते हो। वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, आप अगर इसमें वैल्यू रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, ये आपका एक नया सिंपल फार्मूला आ जाता है, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और सब जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर या 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये फिक्स है पूरी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ध्यान देना सब लोग, लाइट से मीनिंग है लाइट से मीनिंग है लाइट के सारे रेडिएशन, लाइट के सारे रेडिएशन, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट हो, चाहे विजिबल हो, चाहे वो इंफ्रारेड लाइट हो, लाइट का सभी पार्ट का जो वेलोसिटी है वह फिक्स है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभी क्या है, बच्चे मुझसे पूछते हैं सर वायलेट दिया लाइट, तो सर इंफ्रारेड दिया है, सर अल्ट्रावायलेट दिया है, तो लाइट का कोई सा भी पार्ट हो, ठीक है, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, चाहे वो विजिबल हो, चाहे वो इंफ्रारेड हो, सभी की वेलोसिटी, सभी लाइट के रेडिएशन के वेलोसिटी 3 टू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये ध्यान रखना, कभी गलती ना हो। ठीक है, अब एक और फार्मूला छोटा सा, सब जानते हैं वेव नंबर। वेव नंबर, जो वेव नंबर होता है वह 1 बाई लैम्डा का को वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, और वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। न्यू बार ऐसा लगा देते हैं, इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। अब बताओ 1 बाई लैम्डा क्या है? 1 बाई लैम्डा क्या है? न्यू बार। तो आप नया फार्मूला एक लिख सकते हो, E इक्वल टू एच सी, और 1 बाई लैम्डा को हम लिख सकते हैं न्यू बार। तो ये आपका एक और फार्मूला हो गया। तो कितने फार्मूले हो गए हमारे पास एनर्जी के? E इक्वल टू एच न्यू ये पहला फार्मूला था, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा ये दूसरा, E इक्वल टू एच सी न्यू बार ये तीसरा है। तो ये वेव नंबर कहलाता है, इसको हम वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर होता है 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा को हम बोलते हैं वेव नंबर। तो ये छोटी सी बात हमको प्लांक क्वांटम थ्योरी समझाती है, ध्यान देना। लिख लिए तीनों फार्मूले सबने? अब प्लांक ने देखा, हटा दूं उसको? यस सर। अब देखो प्लांक एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लो आप धूप में खड़े हो, ये आप हो और आप धूप में खड़े हो, ठीक है, या आप धूप में खड़े हो भाई साहब, और ये सोर्स, ये लाइट के वेव, ये फोटोन जा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है धूप में खड़े, ये फोटोन चला गया आपका, आपकी बॉडी में एक फोटोन चला गया, आपको थोड़ा अच्छा लगा, ठंड लग रही थी, अच्छा लगने लगा, 2 फोटोन चले गए, देखिए 3 फोटोन चले गए। बच्चों माने कोई बॉडी जो है वो 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन ऐसे गेन करती है। ध्यान से सुनना, 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, इस तरह से वो गेन करती है। ऐसा नहीं है कि वो आधा फोटोन गेन कर लिया, ठीक है। जैसे आपका पेन कोई सा भी हो, चाहे आपके पास ये पेन हो, चाहे ये पेन हो, ठीक है, ये पेन की कीमत 40 रुपए, इसकी 20 रुपए, लेकिन आप पेन लोगे तो वो एक पेन होगा, वो 20 रुपए की कीमत का होगा, ये 40 रुपए की कीमत का होगा। हो सकता है कि ये वाला पेन जो है वो
100 रुपए की कीमत का हो, तो कीमत सब पेन की अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो होगा एक ही पेन, आप उसे एक पेन बोलोगे। ऐसा सोच सकते हो कि क्लास में स्टूडेंट है, क्लास में सपोज 10 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट 6 फीट हाइट का है, दूसरा स्टूडेंट 3 फीट हाइट का है, तो आप ऐसा नहीं, टीचर ऐसा नहीं बोल सकता कि 1.5 स्टूडेंट आए, 1.5 स्टूडेंट चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। चाहे वो 3 फीट हाइट का स्टूडेंट हो, चाहे वो 6 फीट हाइट का हो, चाहे वो 4 फीट हाइट का हो, हम क्या कहेंगे, एक स्टूडेंट आया, 2 स्टूडेंट आए, 3 स्टूडेंट आए, तीनों स्टूडेंट की एनर्जी अलग अलग। भाई 6 फीट वाला और अच्छा मोटा तगड़ा, उसकी एनर्जी अलग होगी, 3 फीट वाले की अलग होगी, बट कहलाएगा तो एक ही स्टूडेंट वो। तो यहाँ पर हमें यही बात समझना है कि फोटॉन कितनी भी एनर्जी का हो, उसकी एनर्जी ज्यादा हो, उस फोटॉन की एनर्जी कम हो, ठीक है, लेकिन वो बॉडी फोटॉन के टर्म में ही एनर्जी गेन करेगी। आप सोचो कि आप कोई पैकेट लेके आते हो, सपोज आपने शक्कर का पैकेट लाया, शक्कर का आधा किलो का पैकेट भी, 1 किलो का भी है, 5 किलो का भी है, तो ध्यान से सुनना, 5 किलो वाला एक पैकेट, तो 5 किलो वाला पैकेट, ऐसे कई पैकेट हो सकते हैं 5 किलो के, कई पैकेट हो सकते हैं आधा किलो के, सबकी एनर्जी अलग अलग है। लेकिन आप कहोगे हमारे पास आइटम कितने हैं भैया, ये ऐसे हम उसको डिसाइड करते हैं। तो कोई बॉडी फोटॉन गेन करती है तो हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे टर्म में फोटॉन वो गेन करती है। तो या लूज करना है, मान लो आप अब धूप में खड़े थे, अब आपको गर्मी लगने लगी, आप बाहर आ गए, तो आप बाहर आओगे तो ये फोटोन आप लूज करोगे, आपकी बॉडी से एनर्जी एमिट होने लग जाएगी, तो एमिट होगी तो फोटोन ही निकलेगा, चाहे वो कम एनर्जी का फोटोन हो, चाहे वो ज्यादा एनर्जी का फोटोन हो, लेकिन वो फोटोन 1 2 3 इस तरह से निकलेंगे ये। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आपको? तो आप किसी दुकान से पैकेट निकालते हो, आधा किलो शक्कर, 1 किलो शक्कर, 5 किलो शक्कर का, तो पैकेट बोलोगे कि हमने 3 पैकेट निकाले भैया, मैंने 3 पैकेट लिए, एक आधा किलो का, एक 1 किलो का, एक 5 किलो का। तो लूज कर रही है बॉडी या गेन कर रही है? तो ए बॉडी कैन गेन और लूज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। समझ आया? समझ आई बात ये? तो ए बॉडी can gain or emit energy in terms of whole number multiple of quantum। तो इस तरह से कोई भी बॉडी या तो एनर्जी गेन करती है या एनर्जी लूज करती है, तो होल नंबर में ही करती है और वो क्वांटम के टर्म में होता है। तो हम जनरली ऐसा लिखते हैं E इक्वल टू एच न्यू, जहां पर n इक्वल टू, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दिया, n का मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं। यदि इस n का वैल्यू, ध्यान से सुनना, ये n आप ऐसा भी लिख सकते हो, n h न्यू ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा। तो n अगर मान लो ये बढ़ते जाए 100, ध्यान से सुनना, ये हो गए 100, ये हो गए लाख, ये कितने भी हो गए, और ये हो गए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो आप यहाँ पर इस नंबर को Na लिख सकते हो इंटू एच न्यू। ये Na हो गया एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। और अब ये एक फोटॉन की एनर्जी थी, ये एक फोटॉन की एनर्जी थी, अगर 2 होते 2 फोटॉन, 3 फोटॉन, ऐसे बढ़ते जाए 1000 लाख करोड़ और एवोगैड्रो नंबर के बराबर फोटॉन हो जाए, तो हम इस एनर्जी को बोलने लगते हैं ये पर मोल हो गई, ये पर मोल हो गई। एवोगैड्रो से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह एनर्जी फोटॉनों की पर मोल हो जाएगी। बोलो, बात समझ आ गई आपको? तो यदि आपको एनर्जी पर मोल कैलकुलेट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और एवोगैड्रो सब जानते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, किसी बुक में 23 होता है, किसी में 22 होता है। तो इस तरह हमारे प्लांक साहब ने एक छोटी सी बात बोली कि कोई भी बॉडी यदि एनर्जी गेन करती है, एनर्जी लूज करती है, तो वो फोटोनों के टर्म में होती है।
और उस फोटोन की वैल्यू बिल्कुल क्वांटाइज्ड होती है, वो उसे आप बोल सकते हैं क्वांटम, फिक्स अमाउंट का एक वैल्यू होता है एनर्जी का, उसे हम बोलते हैं क्वांटम। तो मुझे लगता है ये बात समझ आ गई होगी सबको। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये कोई फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन, ये इंसिडेंट फोटोन है, इसने गेन किया, कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो गया और कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड फोटोन, ये रिफ्लेक्टेड फोटोन। तो इसमें इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ और जो बचा हुआ वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो हम तीन तरह से, अब ये एब्जॉर्ब किया इसने, पहले एब्जॉर्ब कर लिया और फिर रिफ्लेक्ट कर दिया, समझ गए? पहले एब्जॉर्ब, इस फोटोन को उसने एब्जॉर्ब किया, फिर कोई नया फोटोन रिफ्लेक्ट कर दिया, समझ आ गया? जैसे आप 100 रुपए लेके गए, 100 का एक नोट लेके गए, आपने 50 रुपए में ये पेन खरीदा, तो क्या हुआ? 50 दुकानदार ने एब्जॉर्ब कर लिया, पहले 100 का नोट एब्जॉर्ब किया, फिर 50 का आपको वापस कर दिया। तो ये 50 रुपए, ये 50 एब्जॉर्ब हो गया और ये 100 था। इसका मतलब ध्यान देखना, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को मैं ई मान लूं, ये इसको एब्जॉर्ब वाले को मैं क्या मान लूं? E1 मान लूं, और ये जो एमिटेड है उसको मान लूं E2। तो बताओ, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू E1 प्लस E2, ये दोनों के सम के बराबर हो जाएगी, ये दोनों का सम है, ठीक है? आपको सपोज, अब आपको किसी भी टर्म में अगर आप एच न्यू लिखते हैं तो एच न्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एच न्यू 1 प्लस एच न्यू 2, ये हो गया, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, न्यू इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2। अगर आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना हो, ये एब्जॉर्ब वाले की एनर्जी मालूम हो, इसकी एनर्जी आपको मालूम हो, तो इसकी आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो कि नहीं? बताओ, समझ आ गया? और अगर वेवलेंथ के टर्म में बात करें तो न्यू इक्वल टू होता है क्या, बोलो? आप एच न्यू को क्या लिख सकते हो? एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा 1 प्लस एच सी बाई लेमडा 2, एच सी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई लेमडा इक्वल टू 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2। अगर आपको कभी इसकी वेवलेंथ निकालना हो तो आप 1 बाई लेमडा 2, 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा 1। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा नीचे हो गया ये, 1 बाई लेमडा 2 अगर आपको निकालना, ये निकालना है, तो आप 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा 1, ये आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? तो ये एक क्वेश्चन आया है आपको, ये क्वेश्चन आपको आया है और बड़ा सिंपल है। तो अगर न्यू पूछा जाता तो हम सीधा ये बात करते, अगर मुझे न्यू 2 निकालना होता तो न्यू 2 इक्वल टू न्यू माइनस न्यू 1 कर देता। तो आप सीधे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। बस बुद्धिमानी ये इंसिडेंट फोटोन मतलब टोटल एनर्जी वाली बात, ये टोटल एनर्जी है, कुछ एब्जॉर्ब हुई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, इन दोनों का सम इसकी एनर्जी के इक्वल रहेगा। आया पॉइंट समझ में सबको? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? No, sir. तो आगे बढ़े। तो अब ये फोटोन और उसकी एनर्जी से रिलेटेड बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो जब भी आपको पर मोल दिया जाए, एनर्जी पर मोल दिया जाए, मतलब वो 1 मोल फोटोन की एनर्जी है। हटा दूं इसको, तो ये सिंपल प्लांक क्वांटम थ्योरी थी। और ध्यान से सुनना,
प्लांक ने इस फोटोन को, ये फोटोन है, इस फोटोन को पार्टिकल मान के काम किया। फोटोन इज ए पार्टिकल एसोसिएटेड विद द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फोटोन हमारा पार्टिकल की तरह यहां पर बिहेव कर रहा है। चलिए, अब प्लांक क्वांटम थ्योरी के बारे में आप जान चुके। अब प्लांक क्वांटम थ्योरी के बेस पर बोर मॉडल प्रपोज किया गया। तो बोर मॉडल स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बोर मॉडल, बच्चों बोर ने जिस मॉडल को प्रपोज किया उसमें इलेक्ट्रॉन को सबसे पहली बात तो पार्टिकल माना। बोर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल। तो ये ध्यान रखना, बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। ये सिंपल सी बात ध्यान रखने की हमको, क्योंकि बोर का मॉडल प्लांक क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। बोर मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। ठीक है, दूसरी बात, बोर कहता है, ध्यान से सुनना, बोर कहता है, देखो न्यूक्लियस की डिस्कवरी तो आप देख चुके हो कल, रदरफोर्ड ने समझा दिया है पूरा न्यूक्लियस। याद है ना सबको, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, और रदरफोर्ड ने ही बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूमता। ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ऐसे सर्कुलर पाथ कितने भी हो सकते हैं, पर भाई साहब बच्चों रदरफोर्ड ने इस सर्कुलर पाथ को, घूमता तो सर्कुलर पाथ पर है, पर उसने ये नहीं बोला था कि ये सर्कुलर पाथ की एनर्जी फिक्स होती है। बात समझ आई? ये नहीं बोला था उसने। तो हमको रदरफोर्ड के आगे चलना है। बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ विच हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये है इंपॉर्टेंट बात। तो अकॉर्डिंग टू द बोर electron revolves in circular path which have definite value of energy। ये बात है, डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी का सर्कुलर पाथ है। इस डेफिनेट वैल्यू का एनर्जी का सर्कुलर पाथ होता है, और ये जो डेफिनेट वैल्यू है एनर्जी की, इसे हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। माने सर्कुलर पाथ की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, एनर्जी ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज क्वांटाइज्ड। ध्यान से सुनना, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है डेफिनेट या फिक्स्ड वैल्यू होती है एनर्जी की, बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू होती है एनर्जी की। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एनर्जी की पाथ में वो घूम रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी एनर्जी के पाथ में वह घूम रहा है। जैसे सोचो कि तुम क्लास 11th में हो और फेल हो गए तो 11th में ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि तुम 11.2 में आ गए, 11.3 में आ गए, 11.4 में आ गए, ऐसा नहीं होगा। यदि तुम पास हो गए हो तो सीधे तुम 12th में आओगे, तो 11th से सीधे आप 12th में आए। ऐसा नहीं है कि बीच की कोई स्टेप है 11.5 या 11.3 या 11.4, ऐसा नहीं होता।
ठीक है, तो इसी तरह एनर्जी ऑफ द सर्कुलर पाथ इज क्वांटाइज्ड, बिल्कुल क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स वैल्यू होती है। इसलिए बोर ने इस एनर्जी पाथ को, इस सर्कुलर पाथ को क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल कहा, इसलिए इसका नाम हो जाता है, इस फिक्स्ड एनर्जी पाथ का नाम हो जाता है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। ध्यान से एक एक बात सुनना, ये काम के हैं बहुत ज्यादा। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल कहा, और क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल को आजकल हम क्या बोलते हैं, बोलो ऑर्बिट। और मैंने आपको क्वांटम नंबर सारे समझा दिए हैं आपको, तो आप क्वांटम नंबर को फिर से एक बार जरूर पढ़ें। तो ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। और ऑर्बिट तो नया नाम है, बोर ने इसको कहा था स्टेशनरी स्टेट। बोर इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का मतलब, स्टेशनरी का मतलब बिल्कुल, स्टेशनरी मतलब स्थिर, फिक्स, कांस्टेंट, स्थिर, स्थिर, बिल्कुल फिक्स। तो इसलिए स्टेशनरी स्टेट्स भी इनको कहा गया। तो कितने सारे नाम बोर ने दिए। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में घूमता है जिसकी एनर्जी फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है, बिल्कुल इधर उधर वाली एनर्जी में नहीं घूमता वो, उसकी एनर्जी बिल्कुल फिक्स होती है। तो ये पॉइंट बताइए, आपको समझ आ गया पूरे सबको? यस सर। यस सर। तो इसको क्लीन करूं। तो अब आप सर्कुलर पाथ का ये पहला पॉइंट आप क्लियर समझ चुके हैं। दूसरी बात समझो, अब यदि मान लीजिए इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा और उसकी एनर्जी फिक्स है, तो ध्यान से सुनना, एनर्जी होती है पाथ की और हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की। अरे जरा सोचो, मैं आपका, मेरा घर जो है मतलब बिल्कुल रोड पर है, ये ऐसा, ये रोड जा रहा है और ये मेरा घर है। अब ये मेरा लेवल है, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर हुआ, और मैं आपकी क्लास यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ मैं आपकी क्लास, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। रोड से बिल्कुल यहाँ तक का जो आप डिस्टेंस काउंट करेंगे ये है 10 फीट। अब बताओ, अगर क्वेश्चन करे कि आपका जो लेंटर है, आपका जो छत है, उसकी रोड से कितनी डिस्टेंस है, तो 10 फीट है। और कोई क्वेश्चन करे आप कितने ऊपर खड़े हो, तो 10 फीट ऊपर खड़े हो। तो इसी तरह ये जो पाथ की एनर्जी है ये फिक्स है, और पाथ की जो एनर्जी है, जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जो पाथ की एनर्जी है वही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। आ गई बात समझ में? बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? तो जो एनर्जी आप पास होगी वही एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन दैट पाथ। तो ये ऑर्बिट की जो एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहलाएगी। अब ध्यान से सुनना, यदि इस एनर्जी, इस पाथ की एनर्जी फिक्स है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी फिक्स है। मतलब वो एनर्जी जिस पाथ में घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज गेन नहीं कर रहा है, उसी पाथ में फिक्स है। फिर वो पाथ कैसे चेंज करेगा? तो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूम रहा है उस पाथ की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, वो चेंज नहीं होने वाली है। वो चेंज यदि होती है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो हायर लेवल में चला जाएगा, और लूज करेगा तो हायर से लोअर में आ जाएगा। तो जरा सोचो, इलेक्ट्रॉन ये हायर पाथ है, ये और ज्यादा हायर पाथ है, तो ये पाथ कोई से भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब इस पाथ से इस पाथ में ट्रांजिशन करेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, तो इलेक्ट्रॉन इस पाथ से इस पाथ में यदि ट्रांजिशन करता है तो एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, बात समझ आई?
और यदि इस पाथ से इस पाथ में आता है तो एनर्जी लूज करेगा। और ये जो डिफरेंस है पाथ का, चाहे वो लूज करे चाहे गेन करे, वो तो बराबर है। जैसे सोचो, तुम भोपाल से दिल्ली जा रहे हो, जिस ट्रेन से आप जा रहे हो, जिस कोच से आप जा रहे हो, दिल्ली का किराया सपोज 1000 है, जाने का किराया 1000 है। उसी कोच उसी ट्रेन से आप वापस आ रहे हो तो आने का किराया भी 1000 होगा, पर एक में लगा हुआ है जाना और दूसरे में लगा हुआ है आना। तो जब जाने की हम बात करते हैं, ये लोअर एनर्जी पाथ है, लोअर एनर्जी पाथ से हायर एनर्जी पाथ में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। तो जब पाथ चेंज करता है इलेक्ट्रॉन तो वह एनर्जी गेन या लूज करता है। समझ गए? बात क्लियर हो गई? तो व्हेन, इसको अपन N1 को नाम देते हैं, N1 मैंने नाम दे दिया लोअर ऑर्बिट, और N2 नाम दे दिया मैंने हायर ऑर्बिट। जैसे एग्जांपल आपने N1 का वैल्यू जैसे आपने एग्जांपल N1 का वैल्यू 1 लिया, तो N2 का वैल्यू आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 कोई भी ले सकते हो। तो सपोज 2 ले लिया, तो N1 से N2 में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये N1 से N2 में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां पर एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, और जो एनर्जी गेन करेगा वो दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस होगा। सपोज N1 की एनर्जी हुई E1, मैंने नाम दे दिया E1, और N2 की एनर्जी हुई सपोज E2। समझ रहे हैं बच्चों? तो आपका जो डिफरेंस है, ये जो वैल्यू है, ये डेल E होगी, और डेल E इक्वल टू E फाइनल। इलेक्ट्रॉन देख लो फाइनली किसमें आ रहा है? 2 में। ये सपोज 1 है, ये सपोज 2 है, ये सपोज 3 है, तो E2 माइनस E1 के बराबर हो जाएगी ये डेल E। तो दैट इज E2 माइनस E1। तो ये जो डेल E है, ध्यान से सुनना, ये जो डेल E है ये भी क्वांटाइज्ड है। तो डेल E डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ टू लेवल और ऑल्सो क्वांटाइज्ड। तो ये जो डेल E होती है ये भी क्वांटाइज्ड होती है। तो बच्चों बात समझ आ गई? यहां पर एनर्जी गेन हो रही है, एनर्जी गेन। तो when electron jump from lower orbit to higher orbit, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। अब वो कितनी एनर्जी गेन करेगा? तो E2 की एनर्जी अपन कैलकुलेट कर लें, E2 कैलकुलेट कर लें, फर्स्ट की एनर्जी कैलकुलेट करें जो मैं आगे आपको बताऊंगा, E1 कैलकुलेट कर लें, फाइनली 2 में आया, इनिशियली 1 में था। E2 माइनस E1 का जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जो डेली आएगा वह डेली आप इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर जाएगा। हम अब वर्ड बोलेंगे ट्रांजिशन का मतलब दो हो सकता है, एक्साइटेशन भी हो सकता है और डी एक्साइटेशन भी हो सकता है। तो जब लोअर ऑर्बिट से हायर में ट्रांजिशन करता है, जब लोअर से हायर में ट्रांजिशन करता है तो हम उसे बोलते हैं एक्साइटेशन। तो यह टर्म एनर्जी गेन करना मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। बोलो ये बात क्लियर हो गई आपको? when energy is gained by the electron excites from lower orbit to higher orbit and this is called excitation। उल्टा सोचो, ये वाला तो ये हो जाएगा डी एक्साइटेशन। तो ट्रांजिशन इसे भी कहेंगे, बट दिस इज द डी एक्साइटेशन, एंड ट्रांजिशन इसे भी कहेंगे बट इट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। समझ आ गया? ध्यान से सुनना बच्चों। तो अब अगर मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आता है तो भी वैल्यू डेल ई होगी। तो यहां आ रहा है और यहां जा रहा है, जाने में एनर्जी गेन होगी, तो यहां साइन डेली का आपको पॉजिटिव मिलेगा और यहां साइन डेली का आपको निगेटिव मिलेगा। यहां पर बराबर मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। ध्यान से अच्छे से सुन लेना। उल्टा सोचो कि डेली अगर मान लीजिए E1 फाइनली इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, इनिशियली इसमें था, तो E1 माइनस E2 आपने किया तो यह साइन आपका निगेटिव आएगा और यह ऊपर वाला ये वाला साइन आपका पॉजिटिव आएगा। तो दोनों डेली हैं, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा,
पर जाने के लिए एनर्जी गेन की तो साइन प्लस होगा, आने के लिए एनर्जी लूज की तो साइन नेगेटिव होगा। तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई बच्चों? ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई? तो व्हेन इलेक्ट्रॉन excite or de-excite, then electron change its energy। ठीक है, बात ये होती है। और यदि उसी ऑर्बिट में वह घूम रहा है तो फिर एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा। तो बताओ, ये पूरे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? ये वाले ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? कर दूं क्लीन इसको? Yes, sir. तो ये सर्कुलर पाथ की दूसरी बात हुई। ध्यान से सुनना। तो अब आप हमेशा याद रखना, अगर मान लो कभी आपको 1 से 2 में एक्साइट दे तो आप बिल्कुल मत डरना, डी एक्साइट दे तो भी मत डरना, वैल्यू एनर्जी की बराबर होगी। एक्साइट के लिए प्लस तो डी एक्साइट के लिए माइनस। में आगे भी समझाऊंगा, जब मैं आपको पूरा चीज समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन आपका न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन करूंगा तो आपको सारी बातें समझाऊंगा। ध्यान दीजिए। दूसरा, बोर कहते हैं, ध्यान से सुनना, बोर कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये पाथ बिल्कुल फिक्स है। यदि ये पाथ फिक्स है तो उसका रेडियस भी फिक्स होगा। बहुत ध्यान से सुनना, रेडियस भी फिक्स होगा। माने यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये रेडियस भी फिक्स होगा। अगर सेकेंड ऑर्बिट की आप बात करते हो तो ये सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस भी फिक्स होगा, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस भी फिक्स होगा। आप चाहे तो इसे R1 बोल दें, R2 बोल दें, R3 बोल दें। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट मींस distance of the electron from the nucleus is also fixed, that is called radius। तो रेडियस फिक्स होता है, लिखिए जल्दी। रेडियस ऑफ ऑर्बिट in which electron revolves is fixed। ये भी फिक्स होता है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज ऑल्सो फिक्स। तो क्यों? क्योंकि यदि एनर्जी फिक्स है तो रेडियस भी फिक्स होना चाहिए। जरा सोचो, अगर तुम इसको पास कर दोगे तो क्या होगा? रेडियस बदलेगा तो एनर्जी भी बदल जाएगी। बट एनर्जी तो फिक्स है, तो रेडियस भी फिक्स होनी चाहिए। समझ आ गया? तो दूसरी बात जो बोर ने बोली कि जिस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका रेडियस भी फिक्स होता है, जो अपन अभी कैलकुलेट करेंगे। अगली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगली बात है, ध्यान से सुनना। ये जो ऑर्बिट आप बोल रहे हो, ये जो ऑर्बिट जिन्हें आप बोल रहे हो, ये ऑर्बिट हैं, ये सर्कुलर पाथ हैं, ये तभी पॉसिबल है, ध्यान से सुनना, जब इनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि इनका ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, ध्यान से सुनना, ऐसा बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट बोलिए, या बोलिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन ऑर्बिट इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। ये भी क्वांटाइज्ड होता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ऑर्बिट बे ही होते हैं, ऑर्बिट जिन्हें आप ऑर्बिट नाम बोल रहे हो, ऑर्बिट बे होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का n टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये बात को अपन दूसरी तरह से इस तरह लिख सकते हैं, ओनली
only those orbits are possible whose angular momentum is, ध्यान से सुनना, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, केवल वे ही ऑर्बिट पॉसिबल होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम, whose angular momentum is integral multiple of h/2π, केवल वे ही ऑर्बिट पॉसिबल होते हैं, वे ही ऑर्बिट पॉसिबल होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। दोनों एक ही चीज लिखी है, बस दिखने में आपको अलग अलग लग रही है, समझ गए? तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट इज आल्सो क्वांटाइज्ड, मीन्स केवल वे ही ऑर्बिट संभव होते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का n टाइम्स माने इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये बात आप अच्छे से लिख लें, ये बोर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यही तो वो ऑर्बिट है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का n टाइम्स है, उसे ही आपने ऑर्बिट कहा है, उसे ही आपने सर्कुलर पाथ कहा है, आपने मतलब बोर ने सर्कुलर पाथ कहा है। ये सब बात रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, तो हम धीरे धीरे जैसे जे थॉमसन, रदरफोर्ड और ये सब पढ़ते जाते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है। आपको केमिस्ट्री पढ़ने के, मेरे से पढ़ने के बाद फिर आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप एक बार अच्छे से समझ तो लो। तो बताओ, हो गया क्लियर? ये करें इसको क्लीन? यस सर। यस सर। अब देखो, अब ये जो h/2π है, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल, तो मैं यहां पर इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम, ये बन जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, सब जानते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो इसका तो आपको मालूम ही होगा, m into v, m is the mass of electron, v is the velocity of electron, mv को अपन बोलते हैं मोमेंटम, और यदि हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें इसे तो ये कहलाने लगता एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा m into v into r, mvr को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन ऑर्बिट इज n टाइम्स ऑफ h/2π, n टाइम, ध्यान से सुनना, जहां पर n जो है, n सिंपल इंटीजर है, 1 2 3 4 5, ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में जब हम समझ गए, माने बोर समझ गया कि भाई ये जो सर्कुलर पाथ है ये इनका n टाइम्स h/2π है, इन सर्कुलर पाथ का नाम उसने, इसका नाम k रखा, इसका नाम l रखा, इसका नाम m रखा। तो ये जो 1 2 3 4 5 हैं, इनको बोला गया k l m n o, इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। दे आर एनर्जी लेवल, इनको हम बोले एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, इनको हमने बोला एनर्जी लेवल। ध्यान से सुनना, एनर्जी लेवल, स्टेशनरी स्टेट KLMNO और n को 1 2 3 4 5, बाद में यही n, ध्यान से सुनना, यही n बाद में बन गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर क्वेश्चन दे कि k का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो 1 है, l का तो 2 है, माने ये जो k है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, इसका नाम क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट।
इसका नाम हो गया सेकंड ऑर्बिट, इसका नाम हो गया थर्ड ऑर्बिट, इसका नाम हो गया फोर्थ ऑर्बिट। अब ध्यान से सुनना, अगली बात एक और यहीं पे समझा देता हूं। एक्साइटेड स्टेट, ये एनर्जी स्टेट है, ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है। अब कभी कभी एक्साइटेड स्टेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमेशा आपको याद रखना है, उसको समझ लो। तो एन को हमने बाद में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा, अब मैं इसको एक्साइटेड स्टेट के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक्साइटेड स्टेट, ध्यान से सुनेंगे बात को। ये जो है पहला ऑर्बिट, ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो बच्चों ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये जो जिसके लिए एन का वैल्यू 1 है, जिसको के बोला, जिसको फर्स्ट ऑर्बिट बोला, 3 नाम हो गए, 1 2 3। इस फर्स्ट ऑर्बिट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड, जैसे ग्राउंड फ्लोर, ये आपका घर जैसे ग्राउंड फ्लोर, और आप सीढ़ी चढ़ के गए तो फर्स्ट फ्लोर आ गया, और सीढ़ी चढ़ के गए तो सेकंड फ्लोर आ गए। तो आप जब मेहनत करके जाओगे, ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से मेहनत करके यहां गया, तो ये जो सेकंड ऑर्बिट जिसको आपने एल बोला, ये कहलाया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये कहलाया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आप के में है, आप के में है तो ग्राउंड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट है। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के यहां आ जाएगा, तब हम उसे बोलेंगे एल का वैल्यू, जिसे आप बोलोगे 2, ये सेकेंड ऑर्बिट है। बट जब एक्साइटेड स्टेट के टर्म में बोलोगे तो ये बोलोगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसका मतलब एन का वैल्यू 2, मतलब सेकेंड ऑर्बिट है। और इसे देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसमें चला जाता, ये देखिए इसमें चला जाता, तो हम इसे थर्ड ऑर्बिट बोल रहे हैं। थर्ड ऑर्बिट को बोर ने एम बोला, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से इसके लिए एन का वैल्यू 3 हुआ। और बच्चों अब एक्साइटेड स्टेट के टर्म में ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहलाया। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो व्हेन क्वेश्चन इज asked when the electron excites from the ground state to second excited state, तो ground state का मतलब हुआ n का वैल्यू 1, और second excited का मतलब हुआ n का वैल्यू 3। बोलो क्लियर हो गया आपको पॉइंट ये? बच्चों ये टर्म क्लियर हो गई? ये टर्म Yes, क्लियर sir. हो गई? तो आप इसे 4 तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। देखो, प्रिंसिपल, इन द टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू 1, बोर एनर्जी लेवल के, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्बिट, एंड फर्स्ट ऑर्बिट को ही हमने ग्राउंड स्टेट कहा है। आ गया आप समझ में? इसी तरह इसके 4 नाम है ये। सेकंड, एन का वैल्यू 2, बोर के टर्म में एल, ऑर्बिट के टर्म में सेकंड ऑर्बिट, एक्साइटेड स्टेट के टर्म में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अब मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी सबको अच्छे से। तो इसको मैं हटा रहा हूं, हटा दूं इसको। Yes, sir. तो बच्चों अब फिर से वापस चलते हैं। एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू h अपॉन 2 पाई का n टाइम्स, जहां n 1 2 3 4 5 ही होंगे, इंटीजर होंगे। अब ऐसा कभी नहीं सुनोगे कि हम 1.2 में हैं, माने इलेक्ट्रॉन 1.2 में है, इलेक्ट्रॉन 1.8 ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन 2.7 ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन 3.11111 ऐसे ऑर्बिट में। ऐसे ऑर्बिट संभव नहीं होते हैं। तो ऑर्बिट संभव है कौन से? 1 2 3 4, ये ऑर्बिट संभव नहीं होते हैं। तो अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन विच, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ अगला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
यदि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, बच्चों उसका एंगुलर मोमेंटम यदि फिक्स है h/2 का n टाइम्स है, ठीक है, तो ये जो h/2 है बच्चों, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो mvr इक्वल टू n इंटू h डिराक। ये आपको भी क्वेश्चन जब आप नीट का पेपर सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा ऐसा, h/2 को h कट ऐसा लगा देते हैं, h डिराक बोलते हैं इसे, तो कभी कभी ऐसा दे देते हैं NH डिराक, ठीक है। तो h/2 का ही मतलब होता है h डिराक। और अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाए, देखो वही फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम, तो mvr इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे 1 इंटू h/2, इसको आप लिख सकते हो केवल h कट, ऐसा, ये फर्स्ट ऑर्बिट में हो गया, n का वैल्यू जब 1 रखा हमने। mvr इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट में 2 इंटू h/2, इसको आप लिख सकते हो 2h कट। और ध्यान से सुनना, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो भाई, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए तो h/पाई, तो h/पाई ही 2h कट के बराबर है। आ गया समझ में? आ गया समझ में? या आ गया समझ में सबको? यस सर। यस तो सर। इस तरह से लिखने का रिप्रेजेंटेशन कई बार मतलब कंफ्यूज कर देता है और आपका आंसर गलत हो जाता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा तीसरी बात, ये 3 इंटू थर्ड में 3 इंटू h/2 हो जाएगा बच्चों, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 3/2 को 1.5 h/पाई। बोले सर आपने तो बोला था कि अभी 1.5 2.5 3.1 ऐसा नहीं हो सकता, तो बेटा ये पूरा है, ये पूरा n इंटू h/2 का वैल्यू है, ये देखो ये तो आपका वही है, ये आपका n होल नंबर ही है, ये देखो ये होल नंबर ही है। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, तो आप इसको 1.h/पाई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ 1h/पाई ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? अब समझ आ गया? तो नहीं तो यहाँ पर इसे देख के आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर ने तो बताया था 1.5 तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो रिजल्ट है पूरा फाइनल। ये आप देखें n इंटू h/2, ये देखिए n इंटू h/2, n तो होल नंबर ही है, दिस इज नॉट n, दिस इज नॉट n। तो ऐसे हमको ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मेरी ड्यूटी है कि आपको मैं सारी बात बताऊं, क्योंकि आई एम कोच। चलिए तो बोर का ये आपको पॉइंट, बोर पॉस्टुलेट आपको क्लियर हो गया होना चाहिए। अगला बोर का अगला पॉइंट ध्यान से समझिए, ये ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी भी फिक्स होगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो फिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं बोर मॉडल के पूरे पॉइंट्स, मैं आपको ले चलता हूं, लिख लीजिए बस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स। तो ये बोर मॉडल के मेन पॉइंट्स हुए। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स पर बात करते हैं। चलिए सबसे पहला बोर मॉडल में कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, पूरा समझना है, पूरा समझना है, एक एक बात अच्छे से समझना है, ठीक है। रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां देखिए, ये आपका न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको मैं समझा दूं कि बोर मॉडल वैलिड फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बोर मॉडल वैलिड फॉर
यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ध्यान से समझना बच्चों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर होता है 1, तो हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 हो गया, इलेक्ट्रॉन 1 हो गए। हीलियम, हीलियम में एटॉमिक नंबर तो 2 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं। यदि यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। लिथियम आए, लिथियम पर ध्यान दीजिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, लिथियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। भाई ये तो न्यूट्रल होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दोगे तो बचेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर चार्ज आ जाएगा +2। तो बच्चों लिथियम आयन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, अब लिथियम आयन पर चार्ज कितना है? +2, तब 1 इलेक्ट्रॉन। और जेड आपका ये 6 है। बेरिलियम देखिए, बेरिलियम में जेड का वैल्यू, प्रोटॉन 4 होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, पर आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और इस पर आ जाएगा +3 चार्ज। तो बच्चों बोर मॉडल इज वैलिड फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोर मॉडल इज वैलिड फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो H पर वैलिड है, He+ पर वैलिड है, Li+2 पर वैलिड है, B+3 पर वैलिड है। इन पर वैलिड नहीं होगा, लिथियम पर वैलिड नहीं होगा, हीलियम पर वैलिड नहीं होगा, बेरिलियम पर वैलिड नहीं होगा। वैलिड किस पर होगा? जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं में बोर मॉडल वैलिड होगा। यानी बोर ने केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे यूनी इलेक्ट्रॉन आयन के लिए ही अपना मॉडल प्रपोज किया। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। तो ये लिख रहे हैं सबसे पहले ताकि आपको बात क्लियर रहे। इन पर नहीं लगता, यूनी इलेक्ट्रॉन वाले पर लगता है। चलिए लिखिए इसको जल्दी। ध्यान दीजिए, अब ये हो गया आपका न्यूक्लियस। बच्चों न्यू जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे आप एटॉमिक नंबर कहेंगे, और ये जेड से रिप्रेजेंट किया। ध्यान दीजिए, एक प्रोटॉन पर चार्ज, चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो भाइयों बच्चों, चार्ज ऑन प्रोटॉन इसे ई से रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को भी ई से रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन को भी ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है। आपको याद होगा सबको, फटाफट लिखते जाना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जेड हो गया आपका एटॉमिक नंबर। अब बताओ, एक एटॉमिक नंबर जो भी हो, प्रोटॉन 1 2 3 4, और एक प्रोटॉन पर चार्ज ये है, तो पूरे न्यूक्लियस पर चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं? तो ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस हो गया जेड इंटू ई, ये चार्ज ऑन न्यूक्लियस हो गया जेड इंटू ई। और जितना चार्ज प्रोटॉन पर होता उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये होता है ई, और वो भी उतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ साइन में निगेटिव है, यहाँ साइन में पॉजिटिव है। ध्यान देना, हमें साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें केवल चार्ज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन भी उतना ही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है। तो ये और चार्ज ऑन न्यूक्लियस ये हो गया, ये दो चीजें क्लियर रहेंगी। चलिए लिखिए जल्दी से। तो यहां पर
टोटल चार्ज न्यूक्लियस पर, ये देखिए टोटल चार्ज न्यूक्लियस पर हो गया Ze चार्ज। मैं बात कर रहा हूं Ze चार्ज की, ये चार्ज हो गया न्यूक्लियस पर, और इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज है माइनस। तो अब मेरे सामने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और न्यूक्लियस पर चार्ज, ये दोनों क्लियर हो गए। हटा दूं मैं इनको, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ध्यान दीजिए, अब बात आती है, ये देखो ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अगर पास होते हैं, मतलब उनमें अट्रैक्शन होता है, तो उस अट्रैक्शन को आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। कौन सा फोर्स कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कैसा लिखेंगे? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये दो चार्ज हैं, और इन दो चार्ज के बीच जो फोर्स क्रिएट होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे आप कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, ठीक है, कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। बच्चों इस फोर्स के कारण, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप हो जाता है। तो कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी से आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच जो फोर्स है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसे आप कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। और इसी फोर्स का परिणाम सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप हो जाता है, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण आपका यह जो इलेक्ट्रॉन है यह न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में घूमता है। यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूमता है, इसी फोर्स के कारण घूमता है। अब ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि फोर्स, ये कूलम्बिक फोर्स जो होता है वो कूलम्बिक फोर्स Q1 इंटू Q2 अपान R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स, यहीं से लिख दिया मैंने, कूलम्बिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1, ये चार्ज हो गया, एक चार्ज हो गया Q1, दूसरा चार्ज हो गया Q2, तो Q1 इंटू Q2 अपान R²। हम यहाँ पर इसी से सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप हुआ। तो एक चार्ज, इसको देखो मैंने Q1 मान लिया और इस चार्ज को मैंने Q2 मान लिया, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बराबर हो गया। रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बराबर हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, न्यूक्लियस और ऑर्बिट। तो हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, एक चार्ज हो गया Q1 जिसे मैंने नाम दिया Zd न्यूक्लियस पर चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज है इंटू ई, हमें चार्ज का साइन नहीं लेना है, केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये रेडियस का स्क्वायर R², ये हो गया। तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड लिया Zd इंटू ई, Q1 इंटू Q2 अपान R²। तो लिखिए इसको, ये आपका तैयार हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। और बच्चों जब इसके साइन को आप हटाओगे
तो जब साइन हटाओगे तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये साइन को आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट के आ जाएगा ZE² अपान R², ZE² अपान R², जहां K का वैल्यू, K इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ध्यान से सुनना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। K is constant whose value is 1 upon 4 pi epsilon naught, ये वैल्यू होती है K की M केस में, और आप इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपका K का वैल्यू हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught। और बच्चों इसको 9 into 10⁹ वैल्यू M के सिस्टम में हो गया। एम के सिस्टम में आप सब जानते हो, सीजीएस सिस्टम में इसे आप इसका वैल्यू 1 रख देंगे, सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा इन सीजीएस सिस्टम। एम के एस में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर 9 into 10⁹, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको ये सीजीएस सिस्टम यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। के का वैल्यू मैं 1 मान करके काम कर रहा हूँ, के का वैल्यू 1 मान करके मैं काम कर रहा हूं। तो यदि के का वैल्यू हम 1 रख दें तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया जेड, ठीक है, ZE² अपान R, व्हेन सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हेन K इज 1, जब K का वैल्यू मैंने इसमें 1 रख दिया तो ये हमको मिल गया ZE² अपान R। ये आपका सबसे पहला फार्मूला आ गया, इसको लिख लीजिए, ये वही चीज है, बस K को आपने 1 upon 4 pi epsilon naught की जगह आपने क्या ले लिया, 1। तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, आप K की जगह ये भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपका एमकेएस में हो गया, सीजीएस में मैं ये यूज कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। चलिए लिख लिया हम लोगों ने। तो फाइनली हमको सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू ZE² अपान R² मिल गया। अब देखिए, ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये एक्शन फोर्स हो गया। तो इसका रिएक्शन फोर्स भी तो होगा, तो रिएक्शन फोर्स ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ये एक्शन फोर्स है। यदि ये एक्शन है तो ये इसका रिएक्शन हो गया। यदि एक्शन को आपने नाम दिया सेंट्रीपिटल फोर्स तो रिएक्शन को आप नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस व्हाइल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ये इसका जस्ट अपोजिट है। और ये दोनों फोर्स, जहां पर लिख दे रहा हूं, दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। तो एक तो आप ये कैलकुलेट कर चुके हो, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान से सुनना बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरा ध्यान से सुनना। इस इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हो, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप जानते हो, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो centrifugal force is mv² upon r, where m is the mass of electron, v is the velocity of electron, and r is the radius of orbit, तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया mv² बाई r। तो अब आपके पास दोनों फोर्स हैं और दोनों फोर्स इक्वल बट अपोजिट है, इक्वल बट अपोजिट इन द डायरेक्शन, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने उसी ऑर्बिट में बना रहता है, वो ऑर्बिट चेंज नहीं करता है। तो ध्यान दीजिए, दोनों इक्वल कर देना, यहीं पर इक्वल कर देना, फटाफट लिखें। अब इसकी जरूरत नहीं हमको,
तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ZE² अपान R² इक्वल टू MB² अपान R। बच्चों एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा और हमको मिल गया ZE² अपान R इक्वल टू MV²। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जल्दी से लिखें। ये आ गया आपका। अब हम यहां पर जरा सोचो, V² इक्वल टू, ये आ गया V² इक्वल टू ZE² अपान M इंटू R। ये आपका एक नया फार्मूला, उसी से अपन ने डेराइव कर लिया, बस M को इस तरफ कर दें, M को इस तरफ कर दें तो ZE² अपान MR इक्वल टू हमको मिल गया V²। जरा ध्यान से सुनना, एक और बात यहाँ पे समझा रहा हूं। अगर तुम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई अंतर तो आया नहीं। ये हाफ से मल्टीप्लाई हो गया, ये हाफ से मल्टीप्लाई हो गया, कोई अंतर नहीं आया। लेकिन ये क्या चीज बन गई, आप समझ पा रहे हो? ये हाफ MB² बन गया काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई, ये देखिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो काय के बराबर हो गई, हाफ ZE² बाई R। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ZE² बाई R। तो ये आप अलग से लिख लेना, मैं आपको यहाँ पे अभी इस तरफ ले चलता हूँ। ये आपको सिर्फ याद दिला दिया मैंने कि अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ ZE² बाई R ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अपन आगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, तीनों एनर्जी की बात करेंगे, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का ये वैल्यू ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ZE² बाई R होता है। लिख लेंगे इसको अलग से, और मैं इस तरफ पहुंच गया V² इक्वल टू ZE² बाई MR। अब आपको याद दिला दूं कि बोर ने जो MVR इक्वल टू NH अपान 2 पाई आपको बतलाया था, अब भी मैंने आज क्लास में समझाया है भी, तो ये वापस फिर से लिखा, अकॉर्डिंग टू द बोर एंगुलर मोमेंटम इज n टाइम्स ऑफ द h अपान 2 पाई। V निकाल सकते हैं अपन n इंटू h अपान 2 पाई MR। जरा ध्यान दो, बोले V क्यों निकाला, इस V में अपन वैल्यू रख देंगे। तो अगर तुम इसका V² कर दोगे तो क्या आएगा, n² h² अपान n² h² अपान 4 पाई स्क्वायर M² R²। ये आपका आ जाएगा। तो आप इस V को उठाओ और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट कर दो फटाफट। ये लिख लिया आपने अलग से, काइनेटिक एनर्जी हाफ ZE² बाई R। देखो बच्चों, अब V का वैल्यू पुट किया, n² h² अपान 4 पाई स्क्वायर M² R²। ये लिख दिया मैंने 4 पाई स्क्वायर M² R², और ये लिख दिया मैंने ZE² अपान MR। तो बच्चों एक M से ये एक M कैंसिल हो गया, एक R, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एक R से एक R कैंसिल हो गया, बचा एक R। तो बच्चों एक R, ये इसको अपन उस तरफ ले जाएं तो R इक्वल टू आपको क्या मिल गया, n² h² अपान 4 पाई स्क्वायर, एक बचा M, R को तो अपन ने उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, इनटू ये क्रॉस कर दीजिए ZE²। ये आपका रेडियस का फार्मूला आ गया, रेडियस इक्वल टू n² h² अपान 4 पाई स्क्वायर M ZE²। अब क्योंकि मैं CGS सिस्टम में इसे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो पूरा CGS सिस्टम में आप जब इसे कैलकुलेट करोगे, H का वैल्यू CGS में रखिए, M का वैल्यू मास CGS में रखिए, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज CGS में जब आप रखेंगे तो ये रेडियस का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻8, ध्यान से सुनना, इंटू n² अपान Z मिल जाएगा।
क्योंकि बाकी सब तो हम रख देंगे, एच, पाई, एम और ई ये सब रख देंगे। ये हमको सेंटीमीटर में ये रेडियस हमको मिल जाएगा। और अगर आपको इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड, ये रेडियस आपको एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट हो जाएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एन जहां पर आप समझ ही गए होंगे कितनी सारी चीजें लिखी थी, यानी कि 4 बातें, ठीक है। एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 के एल एम एन, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। और ये जेड एटॉमिक नंबर शुरू में ही लिख दिया था मैंने, तो जेड इज द एटॉमिक नंबर। तो ये आपका रिजल्ट है। लेकिन बच्चों अब इस रिजल्ट पर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सिंपल आप सबको मालूम है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा, यार सिंपल है ना यार, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, 1 2 3 4 5, एन का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, आप देखो रेडियस बढ़ते जा रहा है, ये रेडियस बढ़ते जा रहा है, तो एन का वैल्यू। और जेड न्यूक्लियर चार्ज है, जेड इज द न्यूक्लियर चार्ज, तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। ध्यान से सुनना, जेड न्यूक्लियर चार्ज माने न्यूक्लियर चार्ज मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ेंगे तो ऑर्बिट पास आएगा, तो वेलोसिटी रेडियस कम हो जाएगा, बोलो समझ आया? क्यों? क्योंकि जेड जो है वो न्यूक्लियर चार्ज है, जेड ही न्यूक्लियर चार्ज, जेड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो ऑर्बिट पास आ जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। अब इस पर आने वाले क्वेश्चन तो आपसे सीधे बन जाएंगे, इस पर आने वाले क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने सिंपल सा क्वेश्चन दिया एक, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन। ये देखो, ये दे दिया, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इन लिथियम +2 आयन। एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये फार्मूला लगेगा, रेडियस इक्वल टू 0.53, ऑर्बिट थर्ड दिया है। अब यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, ये रख दिया n का वैल्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। लिथियम के लिए z कितना था जरा देखो, लिथियम के लिए z था 3, हीलियम के लिए 2, तो यहाँ पर 3 कर देंगे, एक 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना तो आपका ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। ये तो सभी निकाल लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं? बोलो बात क्लियर हो गई? यस सर। लेकिन यदि मान लीजिए मैं ये आपका आंसर आप कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 1.59 आ जाएगा, 1.59 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, तो ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगला हटा दूं इसको। अब इस समय का जो पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन का, वो पैटर्न आपको समझाता हूं। इस साल का भी 2020 का आप क्वेश्चन पेपर उठाइए तो आपको 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इस तरह से पूछे गए हैं कि आपको बड़ा फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? पूरा बड़ा फार्मूला मालूम होना चाहिए, और इस बड़े फार्मूले में सीधी वैल्यू पुट करके रखती है बस। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये आपको 4 ऑप्शन ए, बी, सी, डी ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाए और आपसे रेडियस की बात की जाए तो रेडियस इक्वल टू, यहाँ पर देखो n का वैल्यू आपको दिया 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर आप सीधा यहाँ पर 9 कर देंगे, ये क्वेश्चन में आपका ये 9 होगा, ठीक है, इंटू h स्क्वायर जैसा का तैसा लिख के दिया जाएगा, अपॉन 4 पाई स्क्वायर m। z का वैल्यू लिथियम के लिए 3 है, और ई स्क्वायर जैसा का तैसा आपको लिख के दिया जाएगा।
अब बताइए ये 3 से ये 9 कैंसिल हुआ, 3/4 हो गया। तो ये आपका आंसर आपको इस तरह से दे सकते हैं, रेडियस इक्वल टू 3h², 3/4 h² π² me²। अब बताओ, ये एक आंसर दे दिया, फिर दूसरा आंसर बी में कुछ और दे दिया, 3 की जगह 9 ही रखा और अपन यहाँ पर करना भूल गए, किसी में यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 रख दिया। तो ऐसे आपको आंसर दिए जाएंगे। आजकल का पैटर्न ये चल रहा, इसलिए मैंने आपको ये पूरा समझाया कि कैसे आता है। ठीक है, तो आजकल का जो पैटर्न है, आप पिछले साल का पेपर उठाइए सब लोग, और जस्ट लास्ट ईयर के पेपर में आप देखिए तो आपको फार्मूले पर मेन जो फार्मूला है उसमें ऐसे वैल्यू रख रख करके क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब बताओ, टोटल 45 में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं तो आपका तो काम डल जाएगा, अगर आपने पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा तो मैं डरा नहीं रहा हूं भाई, आपको पूरा पढ़ना है, पूरे लैंग्वेज अच्छे से क्लियर करना है। आप सिलेक्शन चाहते हैं, आप ये नहीं चाहते केवल पढ़ना, मुझे समझ आ गया, मतलब तुम्हारी मैं बात कर रहा हूं, मुझे समझ आ गया माने मेरा सिलेक्शन हो गया। नहीं बच्चों, सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, उसके लिए अत्यंत पूर्ण त्याग करना पड़ता है, कंप्लीट 100% त्याग और पूरा पढ़ना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप शॉर्टकट से सिलेक्ट हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। तो आप ये इस तरह से पढ़िए आप, और आज ही देखिए लास्ट ईयर का पेपर कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। इस तरह के आपको पूरी वैल्यू लिखी हुई आई है, बस आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए बस। तो ये फार्मूला देखो कितना सिंपल, 3/4 है। अब ये सॉल्व करने में आपको ये इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा रिजल्ट लिख लिख के वो दे देंगे, ऐसे 4 ऑप्शन बना दिए, 3/4 कर दिया, 4/3 कर दिया, 9/4 कर दिया, इच्छा होती तो बना देंगे वो। तो अब बताओ, आपको ये रेडियस की पॉइंट क्लियर हो गई सबको अच्छे से? यस सर। Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमको, बच्चों मैं बार बार बोलता हूं, आप टाइम लगा रहे हो पूरा, अपने जीवन का इतना अमूल्य टाइम लगा रहे हो जिसका कोई मूल्य नहीं है टाइम का, और अनमोल है, अनमोल टाइम है, ठीक है। और एनर्जी लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, मन लगा रहे हो, तो आपको पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम शॉर्टकट वार्टकट सिंपल पढ़ लिए और हो गया हमारा बस। मैं बार बार बोलता हूं, आपको समझ में आ गया इसका मतलब आपको सब कुछ नहीं आ गया। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप रख लीजिए। इसके बाद कल हम नेक्स्ट क्लास में आपको देखेंगे एनर्जी और बाकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में सब समझा दूंगा, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो थोड़ा टाइम लगता है, आप बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है, सब सही होगा। चलिए रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।